क्या आएगा? तो देखो सबसे पहला बात यह है कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जब पैथोजन हमारे बॉडी में इंटर करता है किसी भी रूट से, ओरल रूट से, ट्रैकियल रूट से, स्किन से कट हो जाने से, या और भी कोई रूट से जब पैथोजन इनकाउंटर करता है ना, तो वो दो जगह जा सकता है। या तो जो पैथोजन है हमारा, इट में इंटर इनटू ब्लड स्ट्रीम और इट में इंटर इनटू टिश्यू स्पेसेस। It may enter into blood stream or it may enter into tissue spaces. तो दोनों में, in both, we have one particular cell that is called follicular dendritic cell. Macrophage. ठीक है, ये सब से जो है फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल और मैक्रोफाज, ये टिश्यू स्पेसेस में भी होता है और ये ब्लड स्ट्रीम में भी फ्लो करता रहता है। तो ये क्या करता है, सबसे पहले उस पैथोजन को ट्रैप करता है मतलब फंसा लेता है। दे ट्रैप दैट पैथोजन, व्हिच पैथोजन, जो भी आया बाहर से। क्लियर है? ओके। आने के बाद एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है, देखो ये जो पैथोजन आया है ये एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजन है, इसको समझने की जरूरत है। एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजन है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमेशा एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजन पे बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। इंट्रा सेलुलर पैथोजन पे एक्वायर्ड इम्यूनिटी उतना अच्छा तरीका से काम नहीं कर सकता, जैसे कि वायरस पे एक्वायर्ड इम्यूनिटी उतने अच्छे तरीका से काम नहीं करता है लेकिन उतने अच्छे तरीका से काम नहीं करता है। क्या कारण है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे आगे। तो फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल और मैक्रोफाज क्या करता है, दे ट्रैप द पैथोजन, दे ट्रैप पैथोजन एंड दे इंगल्फ इट। मैक्रोफाज ट्रैप करने के बाद इंगल्फ करता है पैथोजन को, और इंगल्फ करने के बाद देखो मैक्रोफाज क्या करेगा, इसको मिटाते हैं, डायग्राम बनाते हैं। तो सपोज कर लो ये पैथोजन है, क्या है ये पैथोजन, और इसके सरफेस में, इसको हम लोग बोलते हैं एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट। कभी कभार इसको बोलते हैं एपिटोप। एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट बोलो या फिर एपिटोप बोलो, इट इज नियरली सेम। ठीक है ना। अब देखो ये अंदर गया, तो इसको मैक्रोफाज सपोज कर लो, ये इंगल्फ कर लो। ये मैक्रोफाज है, इसका न्यूक्लियस है, और ये मैक्रोफाज इसको क्या किया, इंगल्फ कर दिया। देखो एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट का मतलब क्या होता है या एपिटोप का मतलब क्या होता है। Antigenic determinant or epitope means that this type of antigen is specific to one pathogen only. तुम बस यही समझ लो, एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स मींस आइडेंटिटी ऑफ अ पैथोजन। एक पैथोजन का पहचान होता है ना। जैसे हम लोग का पहचान क्या होता है, हमारा फेस, उसी तरीका से कोई भी एक पैथोजन का पहचान होता है एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट, और यू कैन से एपिटोप। क्लियर है? ओके। ये इसको इंगल्फ कर लिया, इंगल्फ करने के बाद इसको डाइजेस्ट कर दिया, छोटे छोटे पार्ट को तोड़ दिया, है ना, डिस्ट्रॉय कर दिया। डिस्ट्रॉय करेगा लेकिन ये एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट को ऐसे रहने ही देगा। उसके बाद क्या करेगा, एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट फाज अपने सरफेस पे, मैक्रोफाज के सरफेस पे क्या पाया जाता है, याद है हम दिखाए थे उस दिन,
मैक्रोफाज के सरफेस पे पाया जाता है MHC2 एंड CD4 दोनों पाया जाता है। तो हम लोग CD4 का बात नहीं कर रहे हैं, MHC2 का बात कर रहे हैं अभी। देखो क्या किया वो MHC2 पे एंटीजेनिक डिटरमिनेंट करके बाहर के साइड, सेल के बाहर के साइड डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, आया समझ में? क्या क्या हुआ ये प्रोसेस में? फर्स्ट पैथोजन इट entered into body and was engulfed by what? Your macrophage. Engulfed by macrophage. उसके बाद उसको डिस्ट्रॉय किया गया एंड डिस्प्ले ऑफ destroyed and display of what? Pathogen on MHC2. क्लियर है? याद रखना एक बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजन होता है, जो द पैथोजन विच इज एक्स्ट्रा सेलुलर, जो सेल के बाहर रहता है, उसके एपिटोप को डिस्प्ले MHC2 पे किया जाता है। समझ में आया? वैसा पैथोजन जो हमारे सेल के अंदर नहीं घुसेगा, सेल के बाहर रहेगा, है ना, वैसे तरह के पैथोजन के एपिटोप को MHC2 पे डिस्प्ले किया जाता है। एकदम सिंपल, याद रखना। ठीक है, MHC2 पे ये डिस्प्ले कर दिया। डिस्प्ले करने के बाद देखो अब क्या होगा। इसको ये पूरा ये इस तरह से अटैच किया हुआ माइक्रोफाज, इट विल सर्कुलेट थ्रू आउट होल बॉडी, सर्कुलेट पूरे बॉडी में, ये सर्कुलेट करेगा, पूरे बॉडी में ये सर्कुलेट करेगा, ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू अटैच किया हुआ। देखो सबको दिखाएगा, देखो हमको ये मिला, इस तरह का एंटीजेनिक डिटरमिनेंट वाला पैथोजन आया था, हम उसको मार दिए, देखो इसका ये एपिटोप है। उसके बाद क्या होगा कि इससे कांटेक्ट करेगा TH सेल। इससे कांटेक्ट कौन करेगा? TH सेल। सपोज कर लो ये हमारा सपोज कर लो MHC2 पे डिस्प्ले किया हुआ है, इसका न्यूक्लियस है मैक्रोफाज का, तो यहाँ पे TH सेल आएगा, ये TH सेल है सपोज कर लो, और ये इसका CD4 है, और ये इसके पास एक और ग्लाइकोप्रोटीन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं TCR। TCR stands for T cell receptor। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या क्या हो रहा है? This is your TH cell. Now it established contact with the epitope, or you can say antigenic determinant, and TCR, that is T cell receptor, ensured, T cell receptor इस चीज को ensure किया कि it is MHC2 which is attached to the epitope। इस चीज को पक्का करता है TCR, और एपिटोप को पहचानता है CD4। एक बार सब चीज हो जाएगा, हो जाने के बाद दिस T cell receptor will release interleukin। Interleukin, it is a type of cytokine। (2, 4, 5). Interleukin 2, 4 or 5 interleukin will be secreted, and then it will act on B cells. It will act on what? B cell. Then this B cell will divide into 2 cells. One is memory cell, sorry, एक मेमोरी सेल हो जाएगा, दिख रहा है ना जी, एक मेमोरी सेल हो जाएगा, और दूसरा दिस इज प्लाज्मा सेल। ठीक है, क्लियर है? ओके, हम कुछ इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, जरा सा।
स्क्रीनशॉट लेकर के हमको भेज देना, या रुको हम ही ले लेते हैं, हमको मेरा ले लिए सर जी। तो हमको फोटो खींच लेंगे। और तुम लोग का तो नेटवर्क के हिसाब से ना आएगा, मेरा तो कैमरा के हिसाब से आएगा, मैं समझ में आया। हाँ लीजिए। एक मिनट चलो ओके। ठीक है, ये प्लाज्मा सेल और मेमोरी। नाउ व्हाट प्लाज्मा सेल एंड मेमोरीज, देखो समझ में आया? यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? क्या खिलाड़ी सर, तुम यहाँ क्लास कर रहा था रे? क्या है? रुको रे रुको तो उसके बाद तो अब देखो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा मेरे हिसाब से। देखो हम तुम लोग को पहले बता रहे हैं, इसमें बहुत सारा कॉम्प्लेक्सिटीज दिया, हम तुमको एकदम ओवरव्यू बता रहे हैं, एकदम समराइज फॉर्म में। अगर हम ये बात करने लगे ना इसको पूरे डिटेल में, तो इसको पूरे डिटेल में हमको समझाने के लिए कम से कम 1 वीक लगेगा। ये जो पूरा प्रोसेस हम तुमको एक क्लास में आज समझा रहे हैं, तो हम जितना शॉर्ट हो सकता है, जितना नेसेसरी स्टेप्स है जो कि हर एक तरह के इम्यून रिएक्शन में कॉमन होता है, वो हम तुमको सिर्फ बता रहे हैं। इसमें भी बहुत सारा डिटेल्स है, तो उससे हम लोग को जाना नहीं, बस एक ओवरव्यू डेवलप करना है कि बेसिकली कैसे होता है। तो अब देखो ये मेमोरी सेल और प्लाज्मा सेल है, इन दोनों का क्या काम है, ये दोनों का मेन रोल है। तो अब हम आगे बना रहे हैं इसका डायग्राम। क्या लाल कलम वहां होगा जहां हम बैठते हैं 12B में। ओके नाउ देखो, अब देखो ये बी सेल का मेन काम क्या है? बी सेल का मेन काम है टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी। बी सेल का मेन रोल क्या है? टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी। ये हमारा बी सेल था और इस पे इंटरल्यूकिन एक्ट किया था, IL-245 और भी बहुत तरह का इंटरल्यूकिन होता है, एंड इट डिवाइडेड इनटू व्हाट? इट डिवाइडेड इनटू नथिंग बट इट वाज मेमोरी सेल एंड प्लाज्मा सेल। इट वाज योर मेमोरी सेल एंड इट इज प्लाज्मा सेल। अब देखो बात ये है, both memory cell and plasma cell they both synthesize antibody। समझना एक चीज, हम तुमको यहाँ पे थोड़ा डिटेल जा रहे हैं, इसका डिटेल बताने की जरूरत है नहीं, थोड़ा सा डिटेल यहाँ पे बताएंगे। What is basically how this immune system or acquired immunity is so specific। बात करें ना कि इम्यून सिस्टम में इनेट इम्यूनिटी होता है, इट इज यू कैन से मतलब कि वो सबको एक जैसा तरीका से ट्रीट करता है सारे पैथोजन को, बट दिस एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज स्पेसिफिक। व्हाई इट इज स्पेसिफिक, हाउ इट इज स्पेसिफिक? तो बात ये है कि देखो जो प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल जो डिवाइड किया है इंटरल्यूकिन के इन्फ्लुएंस में, तो ये मेमोरी और प्लाज्मा सेल दोनों एंटीबॉडी बनाएगा। देखो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर याद है? थोड़ा सा हम इसको भी तुम लोग को रिकॉल करवाएंगे क्योंकि यहाँ पे जरूरी है ये समझना, तो इससे तुमको समझ में आएगा व्हाई इट इज सो स्पेसिफिक, व्हाई एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज सो स्पेसिफिक, ये समझना जरूरी है। तो ये हमारा ये एंटीबॉडी था। एंटीबॉडी बताया तुम लोग को? नहीं बताया, अच्छा कोई बात नहीं। तो ये एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है। चलो ठीक है, यहाँ पे एंटीबॉडी हम बताते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, ये ज्यादा अच्छा होगा, बढ़िया हो गया। टाइम कितना बचा हुआ है? अभी है 15 मिनट है। इसके बाद कौन सी क्लास है? अच्छा ठीक है, 5 मिनट ले भी सकते हैं।
चलो तो देखो ये एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं। तो मेरा ड्राइंग खराब हो गया लॉकडाउन में। ओके देखो ये एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है, समझना सब चीज प्रोटीन का है। ये जो तुम देख रहे हो पूरा ये एक चेन हो गया बड़ा सा, और ये छोटा वाला चेन हो गया। तो इन दोनों को हम लोग बोलते हैं हेवी चेन। क्या बोलते हैं? हेवी चेन। दिस वन H1 H2 heavy chain 1 heavy chain 2 and this is light chain, light chain है ना। हेवी चेन ये दोनों हो गया और लाइट चेन ये दोनों हो गया। क्लियर है? तो यू हैव 2 हेवी चेन एंड 2 लाइट चेन। तो कभी कभार एंटीबॉडी को H2L2 लिखता है कहीं कहीं पे, ठीक है। तो उससे टेंशन में लेना तुम लोग, कहीं पे लिख देगा H2L2 तो समझ लेना 2 हेवी चेन और 2 लाइट चेन के बारे में बात कर रहा है। है ना? ओके चलो अब देखो इसमें क्या है। ये हेवी चेन और लाइट चेन जो होता है आपस में जुटा हुआ रहता है बाय मीन ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड। डाइसल्फाइड बॉन्ड की मदद से जुटा हुआ होता है ना, डाइसल्फाइड बॉन्ड की मदद से जुटा होता है। ठीक है, अब देखो इसमें अलग अलग रीजन होता है। ये रीजन जो तुम देख रहे हो ये रीजन लाइट चेन का भी और हेवी चेन का भी, हेवी चेन का भी और लाइट चेन का, ये जो रीजन पूरा देख रहे हो तुम लोग, इट इज हाइपर वेरिएबल रीजन। ये बहुत ज्यादा वेरी करता है। इट इज यू कैन से वेरिएबल रीजन, है ना। और इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल रीजन ऑफ H and variable region of L, यानी this is VH and this is VL, this is VH and this is VL। और बाकी का ये जो तुम देख रहे हो these are constant region, constant region। इसको कहीं कहीं बोला जाता है FC फ्रैगमेंट भी बोला जाता है, और इसको इतना सा पार्ट को इतने से पार्ट को बोला जाता है FAB, और इसको बोला जाता है FC, है ना। ठीक है, ये एंटीबॉडी है। अब ये एंटीबॉडी में जो पैथोजन इंटरेक्ट करता है, जो पैथोजन से ये बाइंड करता है, वो इस रीजन पर। देखो पहले एक मिनट इसका भी हम फोटो ले लेते हैं। ठीक है, इसका भी हम एक फोटो ले लिए हैं, तो अपडेट कर देंगे ऐप में। ओके हाँ ठीक है, ओके। अब देखो ये जो पैथोजन जो बाइंड करता है एंटीबॉडी, ये इंटरेस्टिंग बात है। ये पैथोजन जो इंटरेक्ट करता है वो यहाँ पर से इंटरेक्ट करता है। ठीक है, इस तरह से देखो, इस तरीका से ये सपोज कर लो एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट था ना, ये ऐसे करके इसको बाइंड करेगा। मतलब एंटीबॉडी आर डाइवेलेंट,
मतलब इट मे बाइंड टू टू एंटीजन एट द सेम टाइम, है समझ में? तो इस तरह से बाइंड करता है। क्लियर है? एकदम समझ में आ गया तो बोलना। तो इसका मतलब कि अगर इस तरह के एंटीजन से बाइंड करने वाला एंटीबॉडी है तो इसमें हम इस तरह का शेप दे सकते हैं, ऐसे करके और ऐसे करके इसका शेप होगा। समझ में आ रहा है ना हम क्या बोलना चाह रहे हैं? इस तरह से शेप ऐसे एडजस्ट हो जाएगा। समझ में? FAB मतलब फ्रैगमेंट ऑफ एंटीबॉडी दैट बाइंड्स विद एंटीजन से क्रिस्टलाइजेबल। इसमें अगेन फिर से बहुत सारा डिटेल है जिसमें हम लोग नहीं जाना चाहेंगे। दिस इज द डिटेल ऑफ एंटीबॉडी। किसी को कुछ पूछना है? आगे बढ़े फिर। नहीं सर जी। चलो समझ में आ गया होगा सबको इनमें से? ओके। देखो अब ये प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल जो एक्टिवेट हुआ, मेमोरी सेल और प्लाज्मा सेल दोनों जो एक्टिवेट हुआ है, जिस मतलब रेज हुआ, जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे, हमारा पैथोजन जो था उसके ऊपर एंटीजेनिक ट्रायंगल शेप का लेकर चल रहे थे, है ना? एक्चुअली इट इज नॉट शेप, इट इज मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस। लेकिन अब तुमको बार बार हम क्या बोलेंगे, इसलिए शेप लेके चल रहे हैं, जैसे हम तुमको एक्सप्लेन किए थे ब्लड ग्रुपिंग में। ठीक है, तो ये जो शेप हम देख रहे हैं यहाँ पे, इस शेप के अगेंस्ट प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल रेज हुआ, ऐसा पैथोजन आया तब ना। तो दे विल सिक्रीट एंटीबॉडी, दे विल प्रोड्यूस एंटीबॉडी हुज, यहाँ पे जो अटैच करने वाला होगा क्या होगा, ये ट्रायंगल शेप का होगा। And that is why this antibody is specific toward this type of pathogen only, because this antibody is produced by that plasma cell which is activated against a particular type of antigenic determinant. एक तरह के एपिटोप के अगेंस्ट ही रेज किया हुआ बी सेल से सिक्रीट किया हुआ एंटीबॉडी है, इसीलिए इट इज स्पेसिफिक टुवर्ड अ पर्टिकुलर पैथोजन। समझ में आया क्यों स्पेसिफिक हुआ? हाँ। किसी को? ठीक है, ओके। तो अब तुम लोग समझ गए हो, बहुत अच्छा हुआ। ये इंटरेस्टिंग बात था कि व्हाई इट इज स्पेसिफिक, तो तुमको समझा दिए। नाउ अब जो हमारा मेमोरी सेल है और जो हमारा प्लाज्मा सेल है, व्हाट इज डिफरेंस इन दोस टू? देखो प्लाज्मा सेल का जो लाइफ स्पैन होता है वो कम होता है ना, और मेमोरी सेल का जो लाइफ स्पैन होता है वो बहुत ज्यादा होता है। मेमोरी सेल का लाइफ स्पैन इट मे बी पूरा तुम्हारे जन्म से लेके तुम्हारे मृत्यु तक तुम्हारे स्प्लीन में या कहीं पे रहे, हो सकता है एटलीस्ट 10, 15, 20 साल तो होता ही है मेमोरी सेल का। हालांकि डिपेंड करता है तुम्हारे एनवायरनमेंट पे, तुम्हारे शेड्यूल पे, तुम्हारे डाइट पे, तुम्हारे अल्कोहल इनटेक पे, इन सब चीज पे डिपेंड करता है। ठीक है, बट तुम्हारे पूरा ओवरऑल जो ग्रोइंग अप हुआ है तुम्हारा उस पर डिपेंड करता है। बट जनरली इट इज लॉन्ग लिविंग, लंबा जीता है मेमोरी सेल, बट प्लाज्मा सेल इज शॉर्ट लिविंग। हो सकता है अगर हम किसी को बोल दे कि हो सकता है कि तुम 5 साल बाद मर जाओ, हम बहुत बड़ा ज्योतिष हैं सपोज कर लो, और हम बोलेंगे कि अरे तुम 5 साल बाद मर जाओगे, और उस सही में मान लिया, इसलिए हम बहुत बड़ा ज्योतिष है, मान लिया कि नहीं 5 साल बाद हम मर जाएंगे, तो वो क्या करना चाहेगा? जितना काम एक दिन में मजा कर रहा है वो उतना मजा 1 घंटा में करने लगेगा, क्योंकि ये जो है तुम्हारा जल्दी ही मरने वाला है। It will start secreting antibody, और ये but at a very low pace, but at a low pace. Low pace.
मतलब धीरे 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 एंटीबॉडी इसका चलता रहेगा, सीक्रेट होता रहेगा। बट मेमोरी सेल विल नॉट सीक्रेट एंटीबॉडी। व्हाट मेमोरी सेल विल डू, मेमोरी सेल को हम थोड़ा जूम करके देखते हैं क्या है मेमोरी सेल में। तो मेमोरी सेल क्या किया है, क्योंकि इसको पता है कि हमको बहुत दिन रहना है, तो काहे लागी बताएंगे। तो ये क्या करता है, वेसिकल्स में, अपने सेल्स के अंदर में वेसिकल्स में एंटीबॉडी को स्टोर करके रखता है। एंटीबॉडी को स्टोर करके रखा है वेसिकल, और ये सिक्रीट करता रहता है क्योंकि इसको पता है कि हमको पता है, हमको पता रहेगा कि हम कल मरने वाले हैं, तो हम क्या कल सुबह का नाश्ता का व्यवस्था करेंगे, क्या करेंगे, आज रात में खा पी के सब समाप्त कर देंगे। ठीक है, उसी तरीका से कि इसको पता है कि हमको ज्यादा दिन तक रहना है, तो इसीलिए स्टोर करके रखा है। इसको पता है हमको नहीं रहना है, तो इसीलिए ये धीरे 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 उसको रिलीज करने लगता है। ओके, समझ में आया ये बात, समझ में आया? हाँ सर जी। हाँ। तो अब देखो क्या है, तो जब प्लाज्मा सेल स्टार्ट करता है एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। इसको हम लोग क्या करते हैं, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। इसको हम क्या बोले, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, विच इज स्लो। समझ में आया? लेकिन अब इमेजिन करो, ये मेमोरी सेल का क्या काम है। प्लाज्मा सेल तो पैथोजन आया, उससे एक्टिवेट हुआ, एंटीबॉडी सीक्रेट करने लगा। अब ये जो एंटीबॉडी सीक्रेट करेगा, ये एंटीबॉडी क्या करेगा, जहां जहां पे उस तरह का पैथोजन होगा जिसके ऊपर ट्रायंगल शेप का डिटरमिनेंट है, उसके ऊपर जाके अटैच हो जाएगा, है ना, उस पे जाके अटैच हो जाएगा। अटैच होने के बाद तुम्हारा बॉडी का और भी दूसरा इम्यून सेल्स इसको डिस्ट्रॉय कर देगा, और तो यू विल बी पैथोजन फ्री। इस तरह से इम्यून सिस्टम काम करेगा। हालांकि देखो, एक बार जब एंटीबॉडी बन जाता है, तो एंटीबॉडी बनने के बाद दो तरीका से पैथोजन क्लियर होता है। इसमें ये एक हम मेथड बताए तुमको। दो तरीका क्या है, जरूरत नहीं है लेकिन हम बोल देते हैं। एक बार एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो गया, देन योर बॉडी विल फॉलो टू पाथवे। एक है कॉम्प्लीमेंट पाथवे और दूसरा है ऑप्सोनाइजेशन। कॉम्प्लीमेंट पाथवे में क्या होता है, एंटीबॉडी अटैच किया, उसका बहुत सारा प्रोटीन होता है जो ब्लड में घूमता रहता है, वो आकर के इसको डिस्ट्रॉय कर देगा, एंड दिस प्रोटीन आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स। तो दिस इज कॉम्प्लीमेंट पाथवे। और दूसरा क्या होता है, एंटीबॉडी सब पे अटैच हो जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, अटैच होने के बाद ये सब एंटीबॉडी स्टिमुलेट करेगा अगल बगल वाले मैक्रोफाज को। वो मैक्रोफाज पूरा इसको इंगल्फ कर लेगा, इसको एंटीबॉडी से अटैच किया हुआ पैथोजन को इनगल्फ कर लेगा, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्सोनाइजेशन। इस तरीका से तुम्हारे बॉडी में पैथोजन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? लेकिन इट इज अ वेरी स्लो केस। लेकिन अब इमेजिन करो कि जो पैथोजन से तुमको इंटरेक्शन हुआ अभी तुम्हारे इम्यून सिस्टम को, फिर से वो पैथोजन एक बार फिर से आया तुम्हारे बॉडी में। जैसे एक बार फिर से आएगा, सेम प्रोसेस फॉलो होगा, और प्रोसेस लेकिन फॉलो होने के बाद प्लाज्मा सेल ही बनेगा, मेमोरी सेल ही बनेगा। लेकिन पिछला बार जो मेमोरी सेल बना था, ये वाला मेमोरी सेल, वो मेमोरी सेल तुरंत पहचान जाएगा ये वाला पैथोजन जो है पहले आया हुआ है और मेरे पास इसका एंटीबॉडी है। ये क्या करेगा, ऑल ऑफ अ सडन सारे एंटीबॉडी को रिलीज कर देगा, वेसिकल से बाहर फेंक देगा, बोलेगा यही मौका है। जैसे फेंकेगा तो रैपिड बर्स्ट यू कैन से, और देयर विल बी रैपिड सर्ज इन एंटीबॉडी अमाउंट एकदम, और वो तुरंत एकदम पैथोजन को क्लियर करके खत्म कर देगा। तुमको एक जरा सा लक्षण भी नहीं आएगा डिजीज का, एंड इट विल बी क्लियर। इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी रिस्पॉन्स। व्हेन द पैथोजन, सेम पैथोजन इन्फेक्ट्स योर बॉडी ट्वाइस, देन विदाउट स्पेंडिंग मच मोर टाइम your memory cell releases lot more amount of antibody, and that antibody clears the pathogen off, and it takes up very less time. It takes very less time. What you can say, it results in secondary immune response.
और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी रिस्पॉन्स, विच इज वेरी रैपिड एंड मीडिएटेड बाय मेमोरी सेल। ये प्रोसेस है तुम्हारा पूरे इम्यून सिस्टम के काम करने का। समझ में आया सबको? हाँ सर जी। स्क्रीन शॉट ले लेते हैं। ओके, तो हमको लगता है टाइम भी हो गया है और क्या बोल रहे हैं कि अटेंडेंस ले लिया ना कोई? हाँ सर जी ले लिए। ओके ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही। किसी को कुछ पूछना है या बोलना है तो पूछ सकते हो।